सबसे पहले बात करेंगे न्यू इंडिया के शिल्पकार मनमोहन सिंह की, जिनका कल रात 92 साल की उम्र में निधन हो गया। और उनके साथ ही राजनीति का सरल सफल मनमोहन युग खत्म हो गया। I, Manmohan Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार कर। मैं मानता हूं जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। He was a great prime minister who served the nation as prime minister, finance minister. आज उनकी क्रिटिक भी उनकी तारीफ करते हैं। उनके जाने से आर्थिक सुधारों के एक युग का अंत हो गया। हमारे वतन अजीज ने अपने एक खास सपूत को खोया है। न केवल देश के लिए एक महान क्षति है, बल्कि मेरे लिए व्यक्तिगत भी। जब भी सदन में वो खड़े होते थे कुछ भी बोलने के लिए, तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता था। मनमोहन सिंह was inherently a good man. उनकी कमी देश को खलेगी। जी हां, न्यू इंडिया के सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह आधुनिक भारत के ऐसे अजात शत्रु जिन्होंने बड़ी खामोशी से देश की आर्थिक क्रांति की शुरुआत की, जो देश में खामोश रहकर सरल रहकर काम करने के लिए जाने जाते थे। ऐसे नेता का कल 9:51 पर निधन हो गया। अब कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। कल सुबह डॉक्टर मनमोहन सिंह का कांग्रेस मुख्यालय उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। वहीं से उनकी अंतिम यात्रा की शुरुआत होगी और दिल्ली के राजघाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कांग्रेस ने मोदी सरकार से मांग की है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की समाधि के लिए जगह दी जाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर सोनिया गांधी ने कहा है कि उन्होंने एक फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड को खो दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मनमोहन सिंह को देश हमेशा एक दयालु इंसान, विद्वान, अर्थशास्त्री और भारत को आर्थिक सुधारों के नए युग में ले जाने वाले नेता के रूप में याद रखेगा। मनमोहन सिंह के निधन को लेकर एक संयोग ये भी है कि उनका जन्म भी 26 तारीख को हुआ और निधन भी 26 तारीख को ही हुआ। 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब में मनमोहन सिंह का जन्म हुआ और कल यानी कि 26 दिसंबर 2024 को दिल्ली में उनका निधन हुआ। दूसरा संयोग ये भी है कि मनमोहन सिंह का जन्म भले ही पाकिस्तान में हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री रहते वो कभी पाकिस्तान नहीं गए। मनमोहन सिंह 2004 में भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री बनने वाले पहले गैर हिंदू व्यक्ति थे। साथ ही वो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी
और नरेंद्र मोदी के बाद चौथे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने 10 साल तक इस पद को संभाला। मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री रहते हुए साल 1991 में उदारीकरण का जो क्रांतिकारी फैसला लिया, आज दुनिया उसे नरसिम्हा मनमोहन मॉडल के नाम से जानती है। लेकिन ये बात बेहद कम लोग जानते हैं कि आर्थिक क्रांति का जो मॉडल मनमोहन सिंह ने पेश किया, तब पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था कि अगर ये मॉडल सफल हुआ तो इसका श्रेय मुझे भी जाएगा, और अगर ये फेल हुआ तो जिम्मेदारी सिर्फ मनमोहन सिंह की होगी। मनमोहन सिंह को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि साल 2004 में उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका इसीलिए मिला क्योंकि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया था। 2019 में चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लॉन्च पर मनमोहन सिंह ने खुद बताया, मुझे एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री कहा जाता है, पर मैं एक्सीडेंटल वित्त मंत्री भी था। मनमोहन सिंह इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके सिग्नेचर नोटों पर थे, और ऐसा इसीलिए क्योंकि नोटों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार केवल रिजर्व बैंक के गवर्नर के पास होता है। प्रधानमंत्री बनने से पहले साल 1982 से 1985 तक मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मनमोहन सिंह को सबसे ज्यादा पसंदीदा जो उनकी गाड़ी थी, उन्हें मारुति 800 पसंद थी। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री और पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण, जो एसपीजी में उनके सुरक्षा गार्ड रह चुके हैं, उनके मुताबिक बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियां प्रधानमंत्री आवास पर होने के बावजूद वो अपनी मारुति 800 भी वहां पर लेकर गए थे, और सुरक्षा कारणों से भले ही वो प्रधानमंत्री बनने के बाद इस गाड़ी से कभी नहीं चल पाए, लेकिन ये गाड़ी प्रधानमंत्री आवास में खड़ी रहती थी क्योंकि उन्हें इससे गहरा लगाव था। मनमोहन सिंह ने कई ऐसी यादगार बातें कही जिनको सदियों तक याद किया जाएगा। सितंबर 2012 में प्रधानमंत्री रहने के दौरान जब महंगाई को लेकर सवाल उठाए थे, तो उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि पैसा पेड़ों पर नहीं लगता है, और उनके इस बयान की काफी चर्चा हुई थी। इसके अलावा भी उनके कई बयान काफी चर्चा में रहे हैं। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। अगर हमने कोई कार्रवाई नहीं की होती तो वित्तीय घाटा कहीं ज्यादा बढ़ जाता। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। माना कि तेरी जीत के काबिल नहीं हूँ मैं। माना कि तेरी जीत के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार कर। दूरगामी सोच रखने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह पर अक्सर कमजोर प्रधानमंत्री होने के आरोप लगाए जाते थे, और आज से 10 साल पहले इन आरोपों का जवाब देते हुए मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास इस बात को तय करेगा कि वो कैसे प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह की ये बात कैसे सही थी, इस बात का अंदाजा आप उन सभी योजनाओं से भी लगा सकते हैं जो देश को मनमोहन सिंह की देन है। मनमोहन सरकार में देश को आधार मिला, यानी कि आधार कार्ड मिला, सूचना का अधिकार मिला, आरटीआई मिला, गरीबों को रोजगार का अधिकार मिला, मनरेगा मिला, गरीबों को भोजन का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी
हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। आगे बढ़ते और अब बात करते हैं अध्यात्म के सबसे बड़े महापर्व महाकुंभ की। आज से 16 दिन के बाद यानी कि 13 जनवरी से भारत की संस्कृति, आध्यात्म, समाज, परंपरा, जिंदगी और अनंत युगों की जीवन यात्रा के महापर्व महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। लेकिन महाकुंभ की शुरुआत से पहले ही इस बात के संकेत मिल गए हैं कि इस बार महाकुंभ की धार्मिक शक्ति किन मुद्दों के पक्ष में और किन मुद्दों के खिलाफ रहने वाली है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक और अखाड़ा परिषद ने कहा है कि 26 जनवरी को महाकुंभ में जो धर्म संसद बैठने वाली है उसमें हजारों साधु संत वक्फ बोर्ड के तर्ज पर सनातन बोर्ड की मांग करने वाले हैं। माना तो यह भी जा रहा है कि महाकुंभ में आयोजित होने वाली धर्म संसद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो सकते हैं। दूसरी ओर महाकुंभ की शुरुआत से पहले ही कुंभ क्षेत्र में वक्फ बोर्ड के खिलाफ बड़े बड़े बोर्ड्स और होर्डिंग्स लग गए हैं। इन बोर्ड्स और होर्डिंग्स में लिखा है वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है। यानी सदियों से देश की नीति और राजनीति को दिशा दिखाने वाले महाकुंभ में साधु संतों का एजेंडा सेट हो गया है। एक और सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जा रही है जिसमें हिंदुओं को यह हक देने की मांग हो रही है कि देश के सभी मंदिर, मस्जिद विवाद की सुनवाई का अधिकार सनातन बोर्ड को मिले। दूसरी ओर वक्फ बोर्ड को देश से मिटाने की मांग शुरू हो गई है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ ये बोर्ड और होर्डिंग्स जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्र आचार्य ने लगवाए हैं और इससे पहले कुंभ क्षेत्र में डरेंगे तो मरेंगे लिखे पोस्टर्स से भी सियासी विवाद खड़ा हुआ था और साधु संतों की इस मांग पर भी हंगामा मच गया था कि कुंभ क्षेत्र में सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री मिलनी भी चाहिए जो हिंदू धर्म को मानने वाले हों और जिनकी हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धा हो। ऐसे विवादों को लेकर संत समाज का कहना है कि महाकुंभ का आयोजन सिर्फ धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए होता है और ऐसा सदियों से हो रहा है। जब भारत पर विदेशी आक्रमण शुरू हुआ तब भी महाकुंभ में धर्म संसद हुई। जब अंग्रेजों ने देश पर कब्जा किया तब भी इस मुद्दे पर महाकुंभ में धर्म संसद हुई। आजादी के बाद महाकुंभ की धर्म संसद से ही बाबरी ढांचे का ताला खुलवाने का आदेश हुआ और 2019 में कुंभ की धर्म संसद में राम मंदिर निर्माण पर धर्म संसद हुई और इस बार महाकुंभ में वक्फ के खिलाफ धर्म संसद बैठने वाली है। और शायद इसीलिए कई लोग भारत में सबसे बड़े धार्मिक आयोजन से बेहद चिढ़े हुए हैं। ऐसे लोगों में एक खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू भी हैं जो खुद अमेरिका में छिपा हुआ है और भारत में महाकुंभ पर हमले की धमकी दे रहा है। लेकिन महाकुंभ में आने वाले साधु संतों ने पन्नू जैसे आतंकियों को जवाब देते हुए कहा है कि हमारे हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला है। खालिस्तानी आतंकियों के निशाने पर महाकुंभ। आतंकी पन्नू ने महाकुंभ में हमले की दी धमकी। हर जस्टिस से इसका जवाब देगी और जवाब देंगे महाकुंभ मेला 2025 वाले दिन। गीदड़ भभकी साबित होगी पन्नू की ये भी धमकी। 14 जनवरी 2025, 29 जनवरी 2025 ते 3 फरवरी 2025। खालिस्तानी आतंकियों के एनकाउंटर से भड़का पन्नू।
इस अतवादी हिंदुत्वा नूं और याद रखो यह महाकुंभ 2025 इस हिंदुत्वा अतवादियों का आखिरी महाकुंभ कर देंगे। पन्नू आ गया तो फुटबॉल बनाकर खेलेंगे। ये व्यक्ति कहीं कुंभ मेले में आ गया तो यहाँ इसको जो हमारे नागा संत है, जो साधु संत है, इसको फुटबॉल की तरह खेलेंगे और ऐसे व्यक्ति को हम सीरियस लेते ही नहीं है। ये तो 23 दिसंबर को यूपी के पीलीभीत में यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स के 3 आतंकवादी मारे गए। अपने आतंकियों की मौत पर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू आंसू बहा रहा है। बौखलाया पन्नू अमेरिका में बैठे बैठे भारत में हमले की धमकी दे रहा है। इस बार उसने सनातन के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ मेले में हमले की धमकी दी है। हिंदुत्वा अतवादियों ने अज पीलीभीत दे विच 3 सिख नौजवान झूठे पुलिस मुकाबले विच मारे है। सब तो पहला असी उन 3 सिख नौजवानों के परिवारों नूं जिहड़े मारे गए है 5 लाख रुपया मायक मदद का ऐलान करते हैं। 3 तारीखां याद कर लो, 14 जनवरी 2025, 29 जनवरी 2025 ते 3 फरवरी 2025। 6 फॉर जस्टिस इसका जवाब देगी और जवाब देंगे महाकुंभ मेला 2025 वाले दिन। इस हिंदुत्वा, इस अतवादी हिंदुत्वा नूं और याद रखो यह महाकुंभ 2025 इस हिंदुत्वा अतवादियों का आखिरी महाकुंभ कर देंगे। शायद आतंकी पन्नू ये भूल गया कि उसने जिस जगह पर हमले की धमकी दी है वहां सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कुंभ मेले के चप्पे चप्पे पर पुलिस की जबरदस्त तैनाती है। आसमान से लेकर पानी के भीतर तक ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। पूरे कुंभ में सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पन्नू शायद ये भी भूल गया कि उसके 3 अजीज आतंकियों को यूपी पुलिस ने भी जहन्नुम के रास्ते रवाना कर दिया है। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन होगा। पन्नू ने इसी दौरान 3 तारीखें बताई है जिस पर उसने कुंभ मेले में हमले की धमकी दी है। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन, 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन और 3 फरवरी बसंत पंचमी के दिन। पन्नू की इस धमकी पर यूपी पुलिस तो अलर्ट है, लेकिन अखाड़ा परिषद ने पन्नू की धमकी को गीदड़ भभकी कहा है। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि पन्नू अगर सनातन धर्म के सबसे बड़े मेले महाकुंभ में राजसी स्नान में आया तो नागा सन्यासी उसको फुटबॉल बनाकर खेलेंगे। उन्होंने कहा कि खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू मानसिक रोगी है और वो डिप्रेशन में है। उन्होंने कहा कि पन्नू को संत महात्मा गंभीरता से नहीं लेते। हमारे 3 अखाड़े जो है सिखों के हैं। पंजाब से हमारे 3 अखाड़े हैं, नया अखाड़ा, बड़ा अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा, और पूरा सिख समाज सनातनी है। और जितने भी सिख समाज है सभी जो है यहाँ कुंभ मेले में है। मैं कहना चाहूँगा अगर ये व्यक्ति कहीं कुंभ मेले में आ गया तो यहाँ इसको जो हमारे नागा संत है, जो साधु संत है, इसको फुटबॉल की तरह खेलेंगे और ऐसे व्यक्ति को हम सीरियस लेते ही नहीं है। ये तो पागल व्यक्ति है। तानी समर्थकों को रुद्राक्ष बाबा के नाम से मशहूर शिव योगी मौनी महाराज ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि पन्नू और दूसरे आतंकी अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो कुंभ में किसी गड़बड़ी के बारे में ना सोचें। उन्होंने कहा कि अगर आतंकियों को अपनी मौत नजदीक नजर आ रही है तो इसी महाकुंभ में गड़बड़ी फैलाने के बारे में सोचें। मौनी बाबा ने आगे कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो महाकुंभ में मौजूद संत महात्मा हाथों में त्रिशूल और भाला लेकर खुद खालिस्तानी आतंकियों को ढूंढेंगे और उनका खात्मा कर देंगे। तो एक तरफ देश में महाकुंभ की तैयारी हो रही है तो वहीं संभल की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के संभल में सनातन के कई सबूत मिल रहे हैं। संभल के सांसद की बात कर लेते हैं, जियाउर रहमान बर्क की, जिनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। बर्क के घर में लगे मीटर्स की जांच के बाद बिजली विभाग को कुछ पक्के सबूत मिले हैं।
ये पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन संभल से एक और बड़ी खबर आ रही है। वो खबर आपको बताते हैं। संभल में जामा मस्जिद के सामने अब एक पुलिस चौकी बनेगी और इसके लिए बकायदा काम भी शुरू हो गया है। मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी का नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी होगा। आज सुबह ही पुलिस विभाग के अधिकारी और उनकी टीम जामा मस्जिद के पास पहुंची और कुछ ही देर में मस्जिद के सामने की जमीन की नपाई शुरू हो गई और देखते ही देखते वहां पर पुलिस चौकी के निर्माण का काम भी शुरू हो गया। किसी भी गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए इस दौरान इलाके में न सिर्फ बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है, बल्कि रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियां भी यहां पर मौजूद रहीं। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों ने यहां पर चौकी के निर्माण पर आपत्ति भी जाहिर की है, लेकिन निर्माण का काम यहां पर रुका नहीं है। जिले के एसपी ने बताया है कि संभल में संवेदनशील जगहों पर कुछ चौकियों का निर्माण किया जा रहा है और जामा मस्जिद के सामने की चौकी उन्हीं में से एक है। जनपद संभल में जितने भी ऐसी जगह हैं जो हल्के हैं, उनको भी चौकी के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है और ऐसी जगह हैं जहां पे पुलिसकर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो अपराधियों की निगरानी हो, चाहे एचएस की निगरानी हो या फिर क्राइम के स्पॉट पे पहुंचने के लिए। तो इसलिए कुछ इंटरवल की डिस्टेंस पे, दूरी पे चौकियां खोली जा रही है। इसमें तो मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण का काम शुरू हो गया और जल्द ही यहां पर एक स्थायी पुलिस चौकी बन जाएगी ताकि कानून व्यवस्था पर हर वक्त निगरानी की जा सके। वहीं अब संभल के सांसद जियाउर रहमान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। जानिए क्या है पूरा मामला। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कम से कम मीटरों की टेस्टिंग के बाद तो यही लगता है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि बिजली चोरी के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। दरअसल कुछ दिन पहले बिजली चोरी के आरोपों की जांच के दौरान बिजली विभाग ने पाया था कि बर्क के घर पर लगे मीटर की रीडिंग 0 दिखा रही है और ये हाल सिर्फ 1 मीटर का नहीं बल्कि घर में लगे दोनों मीटरों का था, जिसके बाद बिजली विभाग ने उन मीटरों को जांच के लिए भेजा। अब मीटरों की टेस्टिंग के बाद बिजली विभाग का दावा है कि दोनों मीटरों के साथ टैंपरिंग के सबूत मिले हैं। हालांकि बर्क के वकील ऐसे दावों को खारिज कर रहे हैं और उनका कहना है कि उन्हें अभी रिपोर्ट नहीं मिली है। मीटर से छेड़खानी का अब जब पूरी सारी चीजें 0 आ रही हैं तो उसका विद्युत उपयोग कहीं न कहीं किया ही गया चोरी करके। अब इसका जो है हम अपना एमआरआई एनालिसिस के ऊपर बता सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे मीटर का जो है क्या है, दूसरे मीटर जो उनके बाबा जी के नाम पे है, उसमें जब मीटर फिजिकल सही थे, ठीक है, एमआरआई की गई तो उसमें 16 महीने का करंट रिवर्सल का टेम्पर पाया गया। उस टाइम खपत भी 0 है, लोड भी 0 है, सारी चीजें उस टाइम 0 है ना। मीटर टेस्टिंग हो गया है, अब वो रिपोर्ट देंगे, उसके बाद पता चलेगी। कितनी देर लगी सर आपको? लगभग 3-4 घंटे लग गए। 3-4 घंटे लग गए। क्या क्या पाया गया मीटर में सर? मीटर की सारी सील देखनी होती है कि सील तो टेम्पर्ड नहीं है कहीं से, मीटर तो टूटा हुआ नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं पाई। एफआईआर हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ है, वो उसकी कानूनी कार्रवाई करेंगे जो भी आएगा हमारे पास, लेकिन इसके बाद आएगा वो टेस्टिंग के बाद में बताएंगे कि क्या है क्या नहीं। अभी जब हमारे पास मिल जाएगी टेस्टिंग रिपोर्ट और मीटर की चेकिंग रिपोर्ट मिल जाएगी, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि इन्होंने कैसे लगाया। यानी बिजली विभाग की माने तो समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर में बिजली चोरी की जा रही थी। बर्क के घर में 2 मीटर लगे हुए थे, जिसमें एक मौजूदा सांसद जियाउर रहमान बर्क के नाम पर है, जबकि दूसरा मीटर उनके दादा और पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क के नाम पर है। और दोनों ही मामलों में बिजली विभाग की तरफ से पहले ही एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। दरअसल बर्क के घर में कुल 4 किलोवाट क्षमता का कनेक्शन लिया गया था, जबकि जांच के दौरान बर्क के घर की बिजली की खपत 16 किलोवाट से अधिक पाई गई। इसके बाद से बर्क के खिलाफ कार्रवाई का दौर जारी है। बिजली चोरी के आरोप में सबसे पहले बर्क के घर की बिजली काटी गई, फिर बर्क को करीब 2 करोड़ रुपए जुर्माने का नोटिस दिया गया और अब बिजली चोरी के ही मामले में गिरफ्तारी की भी तलवार सांसद बर्क पर लटकी हुई है। और अगर कोर्ट में साबित होता है तो बर्क को जुर्माने के साथ सजा भी हो सकती है। बिजली विभाग के नियमों के मुताबिक 10 किलोवाट से कम चोरी के मामले में पहले अपराध पर 3 गुना जुर्माना और बाद के अपराध पर 6 गुना जुर्माने का प्रावधान है। वहीं 10 किलोवाट से अधिक बिजली चोरी के मामले में पहले अपराध पर तो 3 गुना जुर्माना ही लगेगा, लेकिन बाद के अपराध के लिए 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है।
चूंकि बर्क के घर के मीटरों की जांच के बाद बिजली विभाग ने पाया था कि कनेक्शन सिर्फ 4 किलोवाट का था और खपत 16 किलोवाट के करीब थी, इसलिए इस मामले में 10 किलोवाट से अधिक बिजली चोरी का मामला बनता है, जिसमें सजा भी हो सकती है। समाजवादी पार्टी में आजम खां के जगह पर कोई यादव होता तो क्या इसी तरीके से जेल में सड़ते? उसके लिए आज कुछ न कुछ तो जरूर करते, खड़ा होते। तो आजम खान ने तो सरकार बनवाई, 19% वोट देखा, तो उनको भी सोचना पड़ेगा। जो आपके संभल वाले हैं संभल जाएं, नहीं तो इनका हाल भी आजम खान जैसे होगा, क्योंकि ये ऐसे आग उनके सरकार बनवाएंगे और फिर बाद में गलत काम करेंगे, जेल जाएंगे। यही नहीं, बर्क की मुश्किलें उनके ऊपर दर्ज एक और FIR से भी बढ़ सकती है, जिसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए बर्क पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की शरण में है और वो FIR है हिंसा के लिए उकसाने का, जिसके साबित होने पर भी बर्क को सजा हो सकती है। मतलब बर्क की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और सिर्फ सांसद जियाउर रहमान बर्क ही नहीं बल्कि उनके पिता ममलुकुर रहमान बर्क पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दरअसल 19 दिसंबर को बिजली विभाग की टीम बर्क के घर की जांच करने पहुंची। इस दौरान बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बदसलूकी का आरोप लगा था, जिसके बाद पुलिस ने BNS की 3 धाराओं में जियाउर रहमान बर्क के पिता समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना तो तुम्हारा दबाव ना देख लो, सब देख लो, ये दबाव देगी तो पूरी देगी सारा एक बाहर निकल के खड़ी हो जाएगा। घर पर जांच के दौरान बिजली विभाग को घर में कुल 16 किलोवाट से अधिक बिजली खपत के सबूत मिले थे, जिसके बाद विभाग की तरफ से बर्क के घर की बिजली को काट दिया गया था। हालांकि उस दौरान बर्क ने दावा किया था कि उनके घर की बिजली जनरेटर और सोलर पैनल के जरिए भी होती है। वहीं बिजली विभाग का दावा है कि बर्क ने घर में सोलर पैनल जांच से बचने के लिए लगाए थे और वो भी इतनी जल्दबाजी में पैनल लगाया गया कि उसका कनेक्शन तक नहीं किया गया था। न्यूज 18 इंडिया की टीम भी उस वक्त बर्क के घर पर मौजूद थी और छत पर लगे पैनल को देखकर साफ लग रहा था कि उन्हें बेहद जल्दबाजी में लगाया गया था। कुल मिलाकर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, सांसद जियाउर रहमान बर्क और उनके पिता पर गिरफ्तारी की तलवार और नजदीक हो सकती है। वहीं बर्क के घर की बिजली अभी तक कटी हुई है और पिछले करीब 1 हफ्ते से घर में बिजली की आपूर्ति जनरेटर और सोलर पैनल से हो रही है। बर्क ने बिजली विभाग का जुर्माना भरा नहीं है, ऐसे में जल्द बिजली कनेक्शन की गुंजाइश भी नहीं दिखती। वहीं अब मीटरों के साथ छेड़छाड़ के सबूत बर्क की मुश्किलों में और इजाफा कर सकते हैं। और अब बात करते हैं पटना की, जहां पर एक भजन पर सियासी बवाल मचा हुआ है। 25 दिसंबर को पटना में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर एक ऐसी घटना हुई जिसे लेकर पूरे देश में बहस हो रही है। यह घटना महात्मा गांधी के प्रिय भजन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाए जाने को लेकर हुई। इस कार्यक्रम में जैसे ही ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाया गया, वहां पर जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। जय श्री राम के नारे लगने लगे और भजन का विरोध होने लगा। स्थिति ऐसी हो गई कि भजन गाने वाली गायिका को माफी तक मांगनी पड़ी। और इस विवाद का एक पक्ष ये भी कह रहा है, ये भी कहा भी जा रहा है कि देश के लोगों में अब इंटॉलरेंस बढ़ गई है और वो धार्मिक कट्टरता की वजह से महात्मा गांधी के गाए भजन का भी विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरे पक्ष का ये भी कहना है कि जिस भजन को ईश्वर अल्लाह के नाम से गाया जा रहा है उसका असली स्वरूप कुछ और ही है, लेकिन पिछले कई सालों से भजन के मूल स्वरूप को बदलकर उसमें ईश्वर अल्लाह शब्द जोड़ दिए गए हैं और इसी के विरोध की वजह से पटना में जबरदस्त बवाल हुआ है और गायिका को माफी मांगनी पड़ी। लेकिन कहा यह भी जाता है कि असली भजन 17वीं शताब्दी में संत स्वामी रामदास ने लिखा था और इस भजन के बोल थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघाश्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। जबकि महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए इस भजन में ईश्वर अल्लाह जैसे शब्द डाल दिए। शायद इसीलिए पटना में जैसे ही ये भजन गाया गया वैसे ही हंगामा मच गया और ये भजन गा रही गायिका को यहाँ पर माफी तक मांगनी पड़ी। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको
सन्मति दे भगवान। गाने से आपको कोई भी, मुझे लगता है कि हर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हालांकि गायिका के माफी मांगने के बाद भी हंगामा यहां पर थमा नहीं और हंगामे के दौरान ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने मंच पर आकर लोगों को यहां पर समझाना भी पड़ा। इस दौरान जय श्री राम के नारे लगते रहे और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी जय श्री राम का नारा लगाया। आप सभी जो भी कार्यकर्ता यहाँ हैं वो कृपया बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पर कृपया बैठ जाएं। एक अपने स्थान पर बैठिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और इस हंगामे को लेकर पटना से दिल्ली तक विवाद खड़ा हो गया है। इस हंगामे को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि पटना में गायिका ने जब गांधी जी का भजन गाया तो नीतीश कुमार के साथ ही भाजपाइयों ने हंगामा खड़ा कर दिया और भजन गायिका देवी को माफी मांगनी पड़ी। और ऐसा ही पोस्ट तेजस्वी यादव ने भी लिखा है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बीजेपी पर हमला बोलते हुए पोस्ट किया और लिखा कि बापू के प्रिय भजन गाने पर बीजेपी नेताओं ने लोक गायिका देवी जी को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। प्रियंका ने आगे लिखा कि दुनिया को दिखाने के लिए बापू को फूल चढ़ाते हैं लेकिन असल में उनके प्रति कोई आदर नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि कार्यक्रम में शामिल सभी लोग बीजेपी कार्यकर्ता थे जिन्होंने महात्मा गांधी का अपमान किया। वहीं बीजेपी का आरोप है कि ये घटना आरजेडी की साजिश है और कार्यक्रम में यह हंगामा आरजेडी से जुड़े लोगों ने मचाया है। इसको गाने पर हंगामा हुआ। गायिका ने जब भजन को प्रस्तुत किया तो भाजपाइयों ने उदंडता के साथ जिस तरह से हंगामा किया है और माफी मांगने पर मजबूर किया, गायिका को माफी मांगना पड़ा। एक ऐसा शासन है नीतीश जी बिहार के अंदर में, सीएमओ को भाजपा ने अपने कब्जे में ले लिया। क्या चाहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब समाप्त हो जाए? इससे स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता वहां उस कार्यक्रम में हंगामा करने के दृष्टिकोण से ही घुस आए थे। इस बात के लिए हम पुख्ता जांच कर रहे हैं और ये एक घृणित कार्य है। राष्ट्रीय जनता दल शुरू से ही समाज में घृणा फैलाने के काम में था, फिर से वही काम करना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएंगे कि कैसे तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने आज खुद को कोड़े मारकर तमिलनाडु की डीएमके सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया है। उन्होंने चेन्नई रेप केस को लेकर डीएमके सरकार पर हमला बोला और ये प्रतिज्ञा ली है कि वो तब तक जूते चप्पल नहीं पहनेंगे जब तक तमिलनाडु से डीएमके की सरकार को हटा नहीं देंगे। डीएमके के खिलाफ अन्नामलाई का ऐलानी जंग। खुद को कोड़े मारकर विरोध प्रदर्शन। चेन्नई रेप केस के खिलाफ अनोखा प्रोटेस्ट। डीएमके के खिलाफ अन्नामलाई का ये ऐलानी जंग है। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने जिस अंदाज में डीएमके के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया और चेन्नई रेप केस को लेकर विरोध जताया, उन तस्वीरों के बाद तमिलनाडु की सियासत में बवाल मच गया। अन्नामलाई ने खुद को कोड़े मारकर तमिलनाडु की डीएमके सरकार को सत्ता से हटाने का ऐलान कर दिया है। 2026 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले अन्नामलाई ने प्रतिज्ञा की है कि वो अगले विधानसभा चुनाव में डीएमके को सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे और तमिलनाडु को उसका गौरव वापस दिलाएंगे। I have taken this decision with a lot of consideration because I believe after all the hard work the party and the cadres are putting,
it is also important you surrender yourself to a larger power and then leave the larger power to take care of things that is happening. So I request all the cadres and all the leaders to work more harder in the state, because coming 2026 our goal should be to remove DMK from power and to regain Tamil Nadu's lost place. डीएमके सरकार के खिलाफ अन्नामलाई ने ये विरोध प्रदर्शन ऐसे समय में किया है जब वो पहले ही चेन्नई रेप केस के मामले में घिरी हुई है। 23 दिसंबर की रात 8 बजे अन्ना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के साथ रेप हुआ था। जिस जगह इस वारदात को अंजाम दिया गया वो हाई सिक्योरिटी जोन है। पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद आरोपी ज्ञान शेखरन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी यूनिवर्सिटी के पास ही बिरयानी की दुकान लगाता है। उसके खिलाफ साल 2011 में भी एक लड़की के साथ रेप करने का मामला दर्ज है। इसके अलावा लूटपाट समेत 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं।